हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग अकबर के बारे में जानेंगे। आज आपकी जो क्लास है वो बीए सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट की क्लास है। इस पेपर में हम लोगों ने शेर शाह सूरी तक का सफ़र जो है वो तय कर लिया था। इसके बाद जो भारत की शासन की गद्दी पर विराजमान हुआ वो था अकबर, और मुग़ल काल का सबसे श्रेष्ठ शासक। ठीक है, मुग़ल काल का सबसे श्रेष्ठ शासक कौन है? अकबर है। तो अकबर को हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अकबर आपके लिए। आपके सिलेबस में जितने भी शासक दिए हैं उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट अकबर है, इसलिए अकबर को थोड़ा सा डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अकबर ने अपने जीवन काल में पूरे शासनकाल के दौरान लगभग 49 वर्षों का पूरा इसका शासनकाल रहा था, और उस दौरान इसने बहुत सारे कार्य किए, अनेकों युद्ध किए। पूरे भारत को इसने जो है अपने साम्राज्य में मिलाया। और इसी के साथ साथ अकबर की कुछ स्पेशल धार्मिक नीतियाँ थीं, जिसके चलते भी अकबर को याद किया जाता है। तो इसलिए आज की जो क्लास है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अकबर के शासनकाल के बारे में। तो अकबर का जो शासनकाल है वो कब से कब तक था? 1556 से 1605। ठीक है, बात करते हैं जन्म की। तो 15 अक्टूबर 1542, ठीक है, को अमरकोट के राणा वीर साल के महल में अकबर का जन्म हुआ था। और जो इसकी माँ थी वो थी हमीदा बानो बेगम, जो कि हुमायूं के समय हम लोगों ने देखा था कि हिंदाल जो हुमायूं का भाई था उसके आध्यात्मिक गुरु की पुत्री थी, और जो शिया मत से संबंधित थी। ठीक है, 1551 ईस्वी में 9 वर्ष की अवस्था में गजनी की सूबेदारी अकबर को मिली थी। यानी जब वो मात्र 9 वर्ष का था तब हुमायूं ने गजनी को जीत लिया था, और गजनी का सूबेदार जो है अकबर को नियुक्त कर दिया था। ठीक है, इसके बाद हुमायूं के केस में हम लोगों ने देखा था कि 1556 में ही फरवरी के आसपास दीन पनाह नगर में जो पुस्तकालय था उसमें सीढ़ियों से पैर फिसलने की वजह से हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। और उसकी मृत्यु के तुरंत बाद ही कलानौर में, क्योंकि उस समय पंजाब में अकबर विद्यमान था, तो बैरम खां के द्वारा अकबर का राज्याभिषेक किया जाता है। कब? 14 फरवरी 1556 को। इस समय अकबर की उम्र मात्र 14 वर्ष की थी। 14 वर्ष भी पूरे कहते हैं नहीं थी। ठीक है, 13 वर्ष कुछ महीने थी, और जिसकी वजह से बैरम खां को इसका संरक्षक बनाया गया था। यानी कि शासक अकबर हो गया और बैरम खां इसका संरक्षक हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से अकबर का जो पूरा शासनकाल है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। जैसे 1556 से 60 के बीच में बैरम खान का एक तरह से शासन रहा, बैरम खान उसका संरक्षक रहा। 60 में के बाद बैरम खान से जब मुक्ति मिल जाती है तो 61 से 1560 से 62, यानी कि इन 2 वर्ष जो है अकबर की धायबा महामंगा का शासन में काफ़ी ज़्यादा हस्तक्षेप रहता है, इसीलिए इस 2 साल को पेटीकोट गवर्नमेंट भी बोलते हैं अकबर के शासनकाल में। ठीक है, और इसके बाद का जो शासनकाल है वो स्वतंत्र अकबर का
राज्य है, यानी कि जब वो शासक के पद पर खुद को विराजमान कर लेता है और वो अब किसी के सानिध्य में नहीं रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला चरण है 1556 से 60 बैरम खां के संरक्षण वाला, और दूसरा चरण है 1560 से 1562, यानी कि जब पेटीकोट गवर्नमेंट कहा जाता है। बैरम खां की बात करते हैं तो बैरम खां सिया मतावलंबी था तथा अकबर के समय वकील के पद पर था। ठीक है, वकील जो है वो उस समय का एक तरह से दीवान, या सबसे बड़ा पद कह सकते हैं, दीवान का पद से की सारी शक्तियां जो हैं वो वकील को दे दी गई थी। ये जब हम लोग मुग़ल प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ेंगे उस समय अकबर ने ये सारे सुधार किए थे, चेंजमेंट किए थे, उस समय ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। अकबर का संरक्षक भी, और वकील के साथ साथ ये अकबर का संरक्षक भी था। बात करते हैं हेमू की। हेमू उस समय का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। ठीक है, हेमू जो है वो सूर शासक आदिल शाह का प्रधानमंत्री था। ठीक है, आगरा से लेकर के पूरा जो बिहार तक का क्षेत्र था वहाँ पर सूर शासक आदिल शाह का शासन था, और उसी का ये क्या था, प्रधानमंत्री था, या वजीर कह सकते हैं कि वजीर था। ठीक है, हेमू मूलतः हरियाणा के रेवाड़ी का रहने वाला था और प्रारंभ में ये एक बनिया था। ठीक है, लेकिन अपनी योग्यता के बल पर ये प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचा और इसने अपने पूरे जीवन काल में लगभग 24 युद्ध किए, जिनमें से 22 में वो विजय प्राप्त की उसने। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसने 24 युद्धों में पार्टिसिपेट किया और 22 में विजय हासिल की, और हुमायूं की मृत्यु के बाद उसने दिल्ली पर कब्जा भी कर लिया, यानी कि दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। और इस प्रकार दिल्ली की गद्दी में बैठने वाला वो मध्यकाल में भारत का पहला और अंतिम शासक था। ठीक है, यानी कि दिल्ली की गद्दी पर जब से सल्तनत काल प्रारंभ हुआ तब से दिल्ली की गद्दी पर कोई हिंदू शासक नहीं बैठा था, लेकिन हेमू पहला ऐसा व्यक्ति था जो कि दिल्ली की गद्दी पर बैठा, और उसने साथ ही साथ विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की। ठीक है, तो उपाधि की बात करें तो भारत में प्राचीन काल में हम लोगों ने देखा था विक्रमादित्य की उपाधियां शासक धारण करते थे। तो इस प्रकार से अब इससे पहले 13 लोगों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, और हेमू जो है वो 14वें नंबर का था। तो वो कौन से नंबर का शासक था? 14वें नंबर का शासक था हेमू, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ये फैक्ट भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, फिर क्या होता है, अब दिल्ली पर हेमू आकर बैठ गया तो युद्ध जो है वो अवश्यंभावी हो गया अकबर के लिए। ठीक है, तो अकबर की तरफ से नेतृत्व करता कौन था? बैरम खान था, और इधर से अफगान सेना का नेतृत्व करता था हेमू। ठीक, जो और इनके बीच होता है पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को। प्रथम युद्ध पानीपत का हम लोगों ने पढ़ा था कब? बाबर के समय, जब बाबर ने 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त करके मुगल सत्ता की स्थापना की थी, और एक तरह से पानीपत के दूसरे युद्ध में भी फिर से मुगल सत्ता को स्थायी तौर पर स्थापित करने का ही प्रयास किया गया, और ये उसी के उद्देश्य से लड़ा गया युद्ध था। यानी कि कारण एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि एक ही थे। बाबर के समय भी अफगान शासकों के खिलाफ युद्ध किया गया, और अकबर के समय भी ये अफगान सेना के विरुद्ध ही युद्ध था। दूसरी बात, बस शासकों के नाम अलग थे। ठीक है, तो इस युद्ध में अंततोगत्ता बैरम खां की विजय होती है। ठीक है, 1556 में बैरम खां विजित हो जाता है, और हेमू जो है परास्त हो जाता है, और युद्ध भूमि में ही उसकी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, कहते हैं कि यह युद्ध प्रारंभ में हेमू के पक्ष में था,
यानी कि पूरे युद्ध के दौरान ये लग रहा था कि हेमू ही विजयी होगा, लेकिन बाई चांस एक तीर आता है और हेमू की आंख में लग जाता है। उस तीर के लगने से वो अपने रथ से या घोड़े पर जिस पर सवार था, हाथी पर, उससे जो है वो नीचे गिर जाता है। तो उसकी सेना को ये लगता है कि उसका शासक जो है वो मारा गया, और उसके सेनापति की मृत्यु हो जाने की वजह से पूरी जो सेना है उसमें भगदड़ मच जाती है, और इसी भगदड़ का फिर फ़ायदा उठाते हैं बैरम खान लोग और इस युद्ध में विजय हासिल करते हैं। ठीक है, तो ये युद्ध जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अकबर की दृष्टि से, अकबर के राज सिंहासन को प्राप्त करने की दृष्टि से। ठीक है, इस विजय के उपरांत ही बैरम खान जो है वो वकील के पद पर और अकबर के संरक्षक के रूप में शासन करता है। 4 वर्षों के बाद उसका पतन हो जाता है। इन 4 वर्षों के बाद उसका पतन क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके साथ एक खेल खेला जाता है। ठीक है, एक साजिश रची जाती है, षड्यंत्र किया जाता है, जिसको कहा जाता है अतगा खेल। ठीक है, अब ये अतगा के खेल क्या था? अतगा के खेल था राजमहल के कुछ प्रमुख व्यक्तियों का एक ऐसा समूह था, ठीक है, जिसमें से पहला नाम आता है धायमा महामंगा का, उसकी पुत्री जीजी अंगा का, पुत्र आदम खां का, राजमाता हमीदा बानो बेगम का, शमसुद्दीन खां का, शहाबुद्दीन का और शहाबुद्दीन अतगा खां इसका पूरा नाम था, और मुल्ला मीर मोहम्मद आदि लोगों का, जो कि बैरम खां के खिलाफ अकबर को हमेशा उकसाते रहते थे और उसके कान भरते रहते थे। इसी वजह से अकबर भी उनके बातों में पड़ गया, और 60 में, यानी कि 4 वर्ष के उपरांत 1560 में अकबर ने भी बैरम खां से असंतुष्ट होकर उसके सामने 3 प्रस्ताव रख दिए। ठीक है, पहला प्रस्ताव उसने ये रख दिया कि या तो अब वो पहली चीज़ तो संरक्षक का पद जो है वो ख़त्म कर रहा है, अब वो किसी को संरक्षक अपना नहीं बनाएगा, इसलिए अब तुम्हारे सामने कुछ 1-2 रास्ते हैं। पहला, या तो वो सम्राट के गुप्त मामलों का सलाहकार बन जाओ, या कालपी या चंदेरी की सूबेदारी सौंप दी जाती है तो वहाँ अपना चले जाओ, या फिर तीसरा रास्ता है कि आप तीर्थ यात्रा पर निकल जाओ। ठीक है, तो इनमें से जो बैरम खां है वो तीसरे रास्ते को चुनता है, और चूंकि वो वकील के पद पर रह चुका था तो अब उससे नीचे का कोई पद लेने की उसकी इच्छा नहीं थी, इसलिए उसने तीर्थ यात्रा जाने का फैसला किया, और तीर्थ यात्रा जाने के दौरान ही बैरम खान की जो है मृत्यु हो जाती है। ठीक है, एक पाटन में एक व्यक्ति था, अफगान व्यक्ति था मुबारक खां, जिसने कि उसकी हत्या कर दी। इसके बाद अकबर ने बैरम खां की जो विधवा थी सलीमा बेगम, उससे निकाह कर लिया और उसके 4 वर्षीय पुत्र अब्दुल रहीम को संरक्षण प्रदान किया था, जिसको बाद में 1584 में अकबर ने खाने खाना की उपाधि भी प्रदान की थी। ठीक है, ये वही अब्दुल रहीम खान खाना है जिन्होंने कवित्व के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और साथ ही साथ सेनापति के रूप में भी अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं जो हैं वो अकबर को प्रदान की थी। ठीक है, तो बच्चों इसके बाद हम लोग बात करते हैं पर्दा शासन की। पर्दा शासन में प्रमुख रूप से, जिसको पेटीकोट गवर्नमेंट भी कहा जाता है, इसमें अकबर की धायमा महामंगा, उसका पुत्र आदम खां, जीजी अंगा, सियाबुद्दीन अहमद आदि लोगों का प्रभुत्व था। ठीक है, जब आदम खां ने अकबर के प्रधानमंत्री शमसुद्दीन अतगा खां की हत्या कर दी तो अकबर ने क्या किया कि आदम खां को अपने महल से नीचे फेंकवा दिया 62 में। ठीक है, 1562 में, और एक बार नहीं 2 बार उसको महल से नीचे गिरवाया, ताकि ये श्योर हो जाए कि उसकी मृत्यु हुई कि नहीं। उसकी मृत्यु हो जाने के उपरांत ही उसकी जो माँ थी धायमा महामंगा, वो भी काफ़ी दिल से टूट जाती है और कुछ समय बाद उसकी भी मृत्यु हो जाती है, शायद 64 के आसपास। और इस प्रकार अकबर जो है इस पर्दा शासन से मुक्ति पाता है, और उसके बाद वो जो है स्वतंत्र रूप से शासन करना प्रारंभ कर देता है।
ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने पर्दा प्रथा, पर्दा शासन या पेटीकोट गवर्नमेंट तक के बारे में जान लिया है। इसके बाद हम लोग अब अकबर की प्रमुख विजयों के बारे में, उत्तर भारत की विजय, दक्षिण भारत की विजय, उसके बाद धार्मिक नीति, ठीक है, इन चीज़ों पर फोकस करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके आगे की चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।